बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम ग्रुप थ्योरी में नॉर्मलाइज़र, सेंट्रलाइज़र एंड सेंटर के बारे में बात करेंगे। पीपीएससी के हर पेपर में इससे रेलिवेंट चंद एमसीक्यूज़ लाजमी शामिल होते हैं। तो सबसे पहले नॉर्मलाइज़र डिफाइन करते हैं कि लेट एक्स बी एनी सबसेट ऑफ अ ग्रुप जी नॉन एम्प्टी है। ओके, अब इन तीनों डेफिनेशंस को एक ही सीक्वेंस में लिख सकते हैं कि नॉर्मलाइज़र ऑफ एक्स इन जी एन मीन नॉर्मलाइज़र। इसमें ग्रुप जी के वो एलिमेंट्स मौजूद होंगे जिनसे सेट एक्स का बनने वाला लेफ्ट कोसेट और राइट कोसेट दोनों सेम सेट हो, यानी दोज एलिमेंट्स जी इन जी सच दैट लेफ्ट कोसेट डिटरमिन्ड बाय जी इज इक्वल टू राइट कोसेट ऑफ एक्स डिटरमिन्ड बाय जी। देखें कि अगर हो सकता है कोई एक ऐसा सबसेट हो जिसके लिए तमाम लेफ्ट और राइट कोसेट तो सेम ना हो, लेकिन ग्रुप में कुछ ऐसे एलिमेंट्स हो सकते हैं जिनसे बनने वाले लेफ्ट कोसेट और राइट कोसेट सेम हो, तो उन एलिमेंट्स की जो कलेक्शन है उसको कहा जाता है नॉर्मलाइजर ऑफ एक्स इन जी। इसी तरह सेंट्रलाइजर डिफाइन किया जाता है कि सेंट्रलाइजर ऑफ एक्स इन जी, इसमें ग्रुप जी के वो एलिमेंट्स होते हैं सच दैट जी एक्स इज इक्वल टू एक्स जी फॉर ऑल एक्स बिलोंग टू एक्स। ग्रुप जी के वो एलिमेंट्स जो सेट एक्स के तमाम एलिमेंट्स के साथ कम्यूट करते हैं। नॉर्मलाइज़र और सेंट्रलाइज़र ये सेम नहीं होते। नॉर्मलाइज़र में ऐसे एलिमेंट्स होते हैं जो सेट एक्स के साथ कम्यूट करें, जबकि सेंट्रलाइज़र ऑफ एक्स में ऐसे एलिमेंट्स होते हैं जो सेट एक्स के तमाम एलिमेंट्स के साथ कम्यूट कर रहे हों, तो वो सेंट्रलाइज़र ऑफ एक्स कहलाता है। और अगर हम बात करें कि ऐसे एलिमेंट्स चुनें जिन जो ग्रुप जी के तमाम एलिमेंट्स के साथ कम्यूट कर रहे हों, यानी अगर हम बात करें सेंट्रलाइज़र ऑफ ग्रुप जी इन जी, तो उसमें ग्रुप जी के वो एलिमेंट्स होंगे जी इन जी सच दैट जी एक्स इज इक्वल टू एक्स जी फॉर ऑल एक्स बिलोंग टू जी। यानी ग्रुप जी के ऐसे एलिमेंट्स जो सेट जी ग्रुप जी के तमाम एलिमेंट्स के साथ कम्यूट करते हैं, तो उसको हम कहेंगे सेंट्रलाइजर ऑफ जी इन जी, और यही हमारे पास कहलाता है सेंटर ऑफ जी। यानी सेंटर्स जो कि हम पहले भी पढ़ चुके हैं, सब ग्रुप होता है कि सेंटर ऑफ ग्रुप जी में ग्रुप जी के वो वाले एलिमेंट्स होते हैं जो जी के तमाम एलिमेंट्स के साथ कम्यूट करते हैं, यानी इसको कहा जाता है अबिलियन पार्ट ऑफ द ग्रुप। अब ये जो तीन सेट हमें मिले हैं, नॉर्मलाइजर ऑफ एक्स इन जी, सेंट्रलाइजर ऑफ एक्स इन जी और सेंटर ऑफ जी। नॉर्मलाइजर एक सब ग्रुप होता है ग्रुप जी का, सेंट्रलाइजर भी एक सब ग्रुप होता है ग्रुप जी का, और सेंटर भी ग्रुप जी का एक सब ग्रुप होता है। ओके, अगर हम बात करें कि हमारे पास ये जो H है ये एक नॉर्मल सब ग्रुप हो, इफ़ H इज़ नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ G, देन उसका जो नॉर्मलाइज़र होगा, नॉर्मलाइज़र ऑफ H इन G, उसमें कैसे एलिमेंट्स होंगे। तो देखिए कि नॉर्मलाइज़र में ग्रुप G के वो एलिमेंट्स होते हैं जो H के साथ लेफ्ट कोसेट और राइट कोसेट सेम सेट दें। तो नॉर्मल सब ग्रुप है, अगर H एक नॉर्मल है तो इसका मतलब ये है कि ग्रुप G के तमाम एलिमेंट्स के साथ H के लेफ्ट कोसेट और राइट कोसेट सेम होते हैं। तो नॉर्मलाइजर में तो हमें ग्रुप G के वो एलिमेंट्स चाहिए जो सेट H के साथ लेफ्ट और राइट कोसेट सेम बनाएं, तो इसका मतलब ये है कि उसके नॉर्मलाइजर में पूरा ग्रुप G होगा। तो ये एक रिजल्ट के तौर पर देखा जा सकता है कि इफ़ H इज़ अ नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ G, देन नॉर्मलाइजर ऑफ H इज इक्वल टू G। यानी नॉर्मलाइजर ऑफ अ नॉर्मल ग्रुप, नॉर्मल सब ग्रुप इज होल ग्रुप G। ओके, तो अगर हम ये देखें कि सेट X हमारे पास सिर्फ एक सिंगल्टन सेट हो, सेट X इक्वल हो, कह लें कि उसमें सिर्फ एक ही एलिमेंट है A, तो उसके सेंट्रलाइज़र और नॉर्मलाइज़र में कोई फ़र्क नहीं होता। उसके सेंट्रलाइज़र को यूँ लिखा जाएगा सेंट्रलाइज़र ऑफ A इन G, और नॉर्मलाइज़र को यूँ लिखा जाएगा नॉर्मलाइज़र ऑफ A इन G, और ये दोनों सेट सेम होते हैं। तो अक्सर कन्फ्यूजन स्टूडेंट्स को ये होती है कि वो ये समझते हैं कि सेंट्रलाइज़र और नॉर्मलाइज़र में कोई डिफरेंस नहीं है। तो वाकई कोई डिफरेंस नहीं है अगर एक सिंगल एलिमेंट का सेट हो, लेकिन अगर सेट सिंगल्टन ना हो तो इन जनरल हमारे पास ये दोनों सेम नहीं होते। इन जनरल सेंट्रलाइज़र ऑफ एक्स इन जी इज नॉट इक्वल टू नॉर्मलाइज़र ऑफ इन जी, नॉर्मलाइज़र ऑफ एक्स इन जी। ओके, बल्कि इनके दरमियान एक इंक्लूजन का रिलेशन मौजूद होता है।
यानी अगर ये पूछा जाए कि सेट एक्स है तो उसका सेंट्रलाइज़र भी फाइंड करें और उसका नॉर्मलाइज़र भी फाइंड करें, तो हमारे पास ये रिलेशन मिलता है कि सेंट्रलाइज़र ऑफ एक्स इन जी is always a subset of normalizer of x in g for any subset। अब चूंकि सबसेट हैं और दोनों सब ग्रुप भी हैं तो इनके दरमियान सब ग्रुप का रिलेशन होता है कि सेंट्रलाइजर ऑफ एनी नॉन एम्प्टी सबसेट इज अ सब ग्रुप ऑफ नॉर्मलाइजर ऑफ दैट सेम सबसेट x। ओके, अब कुछ और प्रॉपर्टीज भी हैं, उसके बाद हम इसकी एग्जांपल्स की तरफ आएंगे कि h is always a subgroup of normalizer of H in G, कि जो जिस सबसेट का या जिस सब ग्रुप का हम नॉर्मलाइज़र फाइंड कर रहे होते हैं उसमें उस सब ग्रुप के तमाम एलिमेंट्स शामिल होते हैं। यानी हम ये कह सकते हैं कि H इज़ द सब ग्रुप ऑफ नॉर्मलाइज़र ऑफ H इन G। वजह क्या है? चूँकि यूँ लिख लें कि सिंस स्मॉल h इंटू कैपिटल H इज इक्वल टू कैपिटल इंटू स्मॉल h इज इक्वल टू h, तो चूँकि यानी h के तमाम एलिमेंट्स के लिए लेफ़्ट कोसेट और राइट कोसेट सेम सेट होते हैं, इस वजह से हम ये कह सकते हैं कि नॉर्मलाइज़र ऑफ h में सेट h के तमाम एलिमेंट्स तो लाजमी मौजूद होंगे, इसके अलावा और भी हो सकते हैं। ओके, तो अगर हम यही कंडीशन देखें कि क्या वाकई सेंट्रलाइज़र में भी वो सेट मौजूद होता है, अगर H की बात की जाए कि H क्या सब ग्रुप होता है सेंट्रलाइज़र ऑफ H इन G का, तो ये ज़रूरी नहीं है। ये सिर्फ़ और सिर्फ तब ज़रूरी है जब H अबिलियन हो, यानी H के तमाम एलिमेंट्स आपस में कम्यूट करते हो। क्योंकि सेंट्रलाइज़र में तो वो एलिमेंट्स होते हैं जो H के एलिमेंट्स के साथ कम्यूट करते हैं, तो अगर H ही उसमें मौजूद है तो ये ज़रूरी है कि H के एलिमेंट्स आपस में कम्यूट करते हों। तो हम यहाँ से ये देख सकते हैं कि H इज़ द सब ग्रुप ऑफ सेंट्रलाइज़र ऑफ H इन G इफ़ एंड ओनली इफ़ H इज़ अबिलियन, अदरवाइज़ ये ट्रू नहीं होता। और अगर मुकम्मल ग्रुप भी हमारे पास अबिलियन हो, इफ़ G इज़ अबिलियन, तो फिर इसके नॉर्मलाइज़र किसी भी सबसेट के लिए, किसी भी सब ग्रुप के लिए, बल्कि सब ग्रुप चूँकि ज़्यादा यूज़ होता है तो इसलिए अब मैं सब ग्रुप की बात करूँगा। नॉर्मलाइज़र ऑफ H इन G, इसमें ग्रुप G के तमाम एलिमेंट्स मौजूद होंगे, क्योंकि अगर वो ग्रुप अबिलियन है तो उसके तमाम सब ग्रुप नॉर्मल होते हैं। H अगर सब ग्रुप ऑफ G है तो H नॉर्मल भी है, और हम ये देख चुके हैं कि किसी भी नॉर्मल सब ग्रुप का नॉर्मलाइज़र पूरा ग्रुप होता है। इसी तरह अगर सेंट्रलाइज़र की बात की जाए तो सेंट्रलाइज़र ऑफ H इन G, इसका मतलब यह है कि इसमें ऐसे एलिमेंट्स हों जो H के तमाम एलिमेंट्स के साथ कम्यूट करते हों। तो चूँकि ग्रुप तो अबिलियन है, इसका मतलब उसके तमाम एलिमेंट्स आपस में कम्यूट करते हैं, तो इसलिए सेंट्रलाइज़र में भी पूरा ग्रुप G होगा। और सेंटर ऑफ G से मुराद ये है कि ऐसे एलिमेंट्स जो G के एलिमेंट्स के साथ कम्यूट करते हैं, तो G चूँकि अबिलियन है इसलिए उसके तमाम एलिमेंट्स कम्यूट करते हैं। तो इस केस में हम ये देख सकते हैं कि अगर ग्रुप अबिलियन है तो उसका नॉर्मलाइज़र, उसका सेंट्रलाइज़र और उसका सेंटर, वो तमाम के तमाम ग्रुप G के इक्वल होते हैं। ओके, इसी तरह सेंटर को सेंट्रलाइज़र के केस में भी डिस्कस किया जा सकता है। तो ये एक प्रॉपर्टी है कि सेंटर ऑफ G इज़ इक्वल टू इंटरसेक्शन ऑफ सेंट्रलाइज़र ऑफ A वेयर A बिलोंग टू G। इसका क्या मतलब है कि सेंटर में सेंटर इक्वल होता है इंटरसेक्शन ऑफ ऑल सेंट्रलाइज़र्स, कि हम ग्रुप G का एक एलिमेंट चुनते हैं, उसका सेंट्रलाइज़र फाइंड करते हैं, इसका मतलब उसमें वो एलिमेंट्स होंगे जो उस A के साथ कम्यूट करते हैं। फिर हम ग्रुप के किसी और एलिमेंट का सेंट्रलाइज़र फाइंड करते हैं, इसका मतलब वो एलिमेंट्स जो उस दूसरे एलिमेंट के साथ कम्यूट करते हैं। इस तरह ग्रुप के तमाम एलिमेंट्स के लिए सेंट्रलाइज़र फाइंड कर लिए जाएँ और अगर उनका इंटरसेक्शन लिया जाए तो उसमें तो ग्रुप के वो एलिमेंट्स होंगे जो ग्रुप G के तमाम एलिमेंट्स के साथ कम्यूट करेंगे। तो इस वजह से हम ये कह सकते हैं कि सेंटर ऑफ G इज़ इक्वल टू इंटरसेक्शन ऑफ ऑल सेंट्रलाइजर्स ऑफ द ग्रुप ऑफ एलिमेंट्स ऑफ द ग्रुप। ओके, एक और प्रॉपर्टी है कि किसी भी एलिमेंट के लिए फॉर एनी A बिलोंग टू G, सेंट्रलाइज़र ऑफ A इज़ इक्वल टू सेंट्रलाइज़र ऑफ A इनवर्स। इसका क्या मतलब है कि ऐसे एलिमेंट्स जो A के साथ कम्यूट करते हैं वो A इनवर्स के साथ भी कम्यूट करेंगे, और ऐसे एलिमेंट्स जो A इनवर्स के साथ कम्यूट करते हैं वो ऑब्वियस है कि A के साथ भी कम्यूट करेंगे। वैसे भी हम ये देख चुके हैं कि सेंट्रलाइज़र जो है वो एक सब ग्रुप होता है,
तो उसकी मदद से भी इसको देखा जा सकता है। और अगर ए जो है वो सेंट्रलाइज़र में ऑब्वियस है कि मौजूद होगा, यानी ए मौजूद होता है सेंट्रलाइज़र ऑफ ए इन जी में, क्योंकि ए तो कम्यूट करेगा ही ए के साथ, तो ए पावर एन जो है वो भी मौजूद होता है सेंट्रलाइज़र ऑफ ए इन जी में फॉर ऑल एन बिलोंग टू जी। अगर एक एलिमेंट के सेंट्रलाइज़र आप फाइंड कर रहे हैं तो उसमें उस एलिमेंट की जितनी भी पॉसिबल पावर्स वाले एलिमेंट्स उस ग्रुप में मौजूद हैं वो तमाम एलिमेंट्स उसके सेंट्रलाइज़र में मौजूद होते हैं। ओके, तो इसके बाद हम बात करते हैं कि अगर हम सेंट्रलाइज़र ऑफ सेंटर फाइंड करें तो वो क्या होगा। सेंट्रलाइज़र ऑफ सेंटर ऑफ जी इन जी। अब देखिए कि सेंट्रलाइज़र ऑफ सेंटर चूँकि एक सब ग्रुप ही है तो उसका हम सेंट्रलाइज़र फाइंड करना चाहते हैं, यानी हम ये चाहते हैं कि ऐसे एलिमेंट्स पता चलें जो इस सेट के तमाम एलिमेंट्स के साथ कम्यूट कर रहे हैं। अब सेंटर में तो वो एलिमेंट्स होते हैं जो ग्रुप जी के तमाम एलिमेंट्स के साथ कम्यूट करते हैं, तो सेंट्रलाइज़र ऑफ सेंटर में पूरा ग्रुप मौजूद होगा, यानी ग्रुप के तमाम एलिमेंट्स सेंटर के तमाम एलिमेंट्स के साथ कम्यूट करते हैं। तो इस वजह से हम ये कह सकते हैं कि सेंट्रलाइज़र ऑफ सेंटर इज इक्वल टू जी। और अगर हम बात करें नॉर्मलाइज़र की तो वो भी इसी के इक्वल होगा, नॉर्मलाइज़र ऑफ सेंटर ऑफ जी। क्योंकि सेंटर जो है वो एक नॉर्मल सब ग्रुप है, इस वजह से उसका नॉर्मल पूरा ग्रुप है। वजह क्या, सिंस सेंटर ऑफ जी इज अ नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ जी, सेंटर है जी ऑफ जी। तो नॉर्मल के लिए हम देख चुके हैं कि अगर नॉर्मल सब ग्रुप हो तो उसका नॉर्मलाइज़र पूरा ग्रुप होता है। ओके, तो इसके बाद एक और प्रॉपर्टी है कि इफ A इज अ सबसेट ऑफ B देन सेंट्रलाइज़र के लिए ये अमल उलट जाता है कि सेंट्रलाइज़र ऑफ B इन G ये सब ग्रुप होता है सेंट्रलाइज़र ऑफ A इन G। ओके, इफ A इज सबसेट ऑफ B देन सेंट्रलाइज़र ऑफ B इज सबसेट ऑफ सेंट्रलाइज़र ऑफ A। ओके, तो इसी बात को देखते हुए हम इस तरह से भी देख सकते हैं कि इन पर्टिकुलर अगर हम दो सेट ये वाले डिस्कस करें A और B की जगह अगर हम G ले लें, A अगर हम G का ही सबसेट लें तो यहाँ से हम ये भी देख सकते हैं देन सेंट्रलाइज़र ऑफ G इन G विल बी सबसेट ऑफ सेंट्रलाइज़र ऑफ A इन G। ओके, ये हम रिजल्ट ऊपर देख चुके हैं कि अगर एक सबसेट है और दूसरा सुपर सेट है तो सुपर सेट का सेंट्रलाइज़र सबसेट के सेंट्रलाइज़र का सबसेट बन जाता है। तो अगर A सबसेट ऑफ G हो तो G का सेंट्रलाइज़र A के सेंट्रलाइज़र का सबसेट होगा और किसी भी ग्रुप का सेंट्रलाइज़र उस ग्रुप के सेंटर के इक्वल होता है। तो हम यहाँ से ये कह सकते हैं कि सेंटर ऑफ G इज सबसेट ऑफ सेंट्रलाइज़र ऑफ A इन G फॉर एनी A, यानी कोई भी सबसेट लिया जाए तो उस सबसेट का सेंट्रलाइज़र लिया जाए तो वो ग्रुप G के तमाम एलिमेंट्स तो लाजमी कंटेन करेगा, उसके अलावा कुछ और भी हो सकते हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि सेंटर ऑफ ग्रुप इज़ ऑलवेज सबसेट ऑफ एवरी सेंट्रलाइज़र फॉर एनी सबसेट ऑफ G। ओके, तो अब हम कुछ पर्टिकुलर ग्रुप्स के सेंटर्स को डिस्कस करते हैं और फिर एग्जांपल्स की तरफ आएंगे। हम ये कैलकुलेट भी कर सकते हैं कि व्हाट इज़ सेंटर ऑफ Q8। Q8 के सेंटर में सिर्फ दो एलिमेंट्स होते हैं 1 और -1। ये फाइंड किया जा सकता है कि सिर्फ यही दो ऐसे एलिमेंट्स हैं जो Q8 के तमाम एलिमेंट्स के साथ कम्यूट करते हैं। इसी तरह अगर बात की जाए सेंटर ऑफ D3 तो D3 के सेंटर में सिर्फ आइडेंटिटी होगी, आइडेंटिटी के अलावा और कोई एलिमेंट कम्यूट नहीं करेगा। इसी तरह अगर सेंटर ऑफ D4 की बात की जाए तो D4 के सेंटर में दो एलिमेंट होंगे 1 और -1, सॉरी -1 नहीं बल्कि A स्क्वायर है। और अगर सेंटर ऑफ D5 डिस्कस किया जाए तो सेंटर ऑफ D5 में फिर सिर्फ एक आइडेंटिटी ही होगी और सेंटर ऑफ D6 में फिर दो एलिमेंट्स होंगे, एक आइडेंटिटी और एक A पावर 3। तो इसको हम एक जनरल रूल की फॉर्म में भी देख सकते हैं कि सेंटर ऑफ DN
ये इक्वल होगी ओनली आइडेंटिटी इफ n इज ऑड, और इसमें दो एलिमेंट्स होंगे 1 एंड a पावर n/2 इफ n इज इवन। तो ये प्रैक्टिस आप थोड़ी सी करें कि D3 और D4 के लिए कम से कम सेंटर फाइंड करने के लिए आप कैलकुलेशंस करें, यानी उसका एक एलिमेंट पकड़ें और देखें कि इसके साथ कौन कौन से एलिमेंट्स कम्यूट करते हैं, फिर दूसरे एलिमेंट, फिर तीसरे एलिमेंट के साथ, तो वो एलिमेंट्स जो तमाम आपस में कम्यूट करते होंगे, बल्कि वो एलिमेंट्स आप चुनकर सेंटर में रखें जो ग्रुप जी के तमाम एलिमेंट्स के साथ कम्यूट करते हैं। ओके, तो इसी तरह एक सिमेट्रिक ग्रुप का स्ट्रक्चर होता है, तो उसका अगर सेंटर डिस्कस किया जाए तो सेंटर ऑफ एसएन, इसमें सिर्फ और सिर्फ आइडेंटिटी होती है, इसके अलावा और कोई एलिमेंट नहीं होता फॉर ऑल n ग्रेटर देन और इक्वल टू 3। और अगर ग्रुप अबिलियन हो तो हम ये देख चुके हैं कि उसके सेंटर में पूरा ग्रुप होता है, तो सेंटर ऑफ z दैट इज इक्वल टू z। ओके, सेंटर ऑफ r जो कि अंडर एडिशन अबिलियन ग्रुप है, दैट इज इक्वल टू r। सेंटर ऑफ q रैशनल नंबर्स, तो वो q ही होगा। इसी तरह सेंटर ऑफ कम्प्लेक्स नंबर्स दैट इज इक्वल टू सेट ऑफ कम्प्लेक्स नंबर्स। इसी तरह अंडर मल्टीप्लिकेशन वाले कम्यूटेटिव ग्रुप भी देखे जा सकते हैं विद स्टार। ओके, एक और रिजल्ट है कि इफ G इज अ नॉन अबिलियन ग्रुप ऑफ ऑर्डर p क्यूब, एक ऐसा ग्रुप जो कि नॉन अबिलियन भी है और जिसका ऑर्डर p क्यूब है, जो कि p क्यूब का एक अबिलियन ग्रुप भी हो सकता है, तो उसके सेंटर में तो तमाम एलिमेंट्स मौजूद होंगे। लेकिन अगर हम एक ऐसे ग्रुप की बात करें जिसका ऑर्डर तो p क्यूब हो लेकिन वो साथ में नॉन अबिलियन भी हो, तो उसके सेंटर के एलिमेंट्स की तादाद हम बता सकते हैं कि वो कितने होंगे। देन कार्डिनैलिटी ऑफ सेंटर ऑफ G विल बी इक्वल टू p। ओके, अगर हम Q8 को ही देखें तो Q8 के, अभी हमने ये देखा है कि Q8 के सेंटर में सिर्फ दो एलिमेंट्स होते हैं, तो उसकी कार्डिनैलिटी 2 है। हालांकि हम ये जानते हैं कि Q8 एक नॉन अबिलियन ग्रुप है और उसकी अपनी कार्डिनैलिटी 2 पावर 3 है, यानी प्राइम पावर 3 ग्रुप की अपनी कार्डिनैलिटी है, तो उसके सेंटर में एग्जैक्टली वही प्राइम नंबर ऑफ एलिमेंट्स मौजूद होंगे, उससे ज़्यादा नहीं होंगे। ये तो हमने बात की कि अगर ग्रुप का ऑर्डर p क्यूब है, अगर p स्क्वायर हो तो फिर इफ कार्डिनैलिटी ऑफ G इज इक्वल टू p स्क्वायर देन G इज अबिलियन। ये एक रिजल्ट है कि एवरी ग्रुप ऑफ ऑर्डर p स्क्वायर वेयर p इज प्राइम, यहाँ ये जितने भी p डिस्कस किए जा रहे हैं ये प्राइम हैं, एक ऐसा ग्रुप जिसका ऑर्डर किसी प्राइम की स्क्वायर में हो वो हमेशा अबिलियन होता है। यानी ऑर्डर 4 वाला ग्रुप, ऑर्डर 9 वाला ग्रुप, ऑर्डर 25 वाला ग्रुप, ऑर्डर 49 वाला ग्रुप, ऑर्डर 121 वाला ग्रुप, वो तमाम ग्रुप अबिलियन हैं। और अगर वो अबिलियन हैं तो उनके सेंटर में तो पूरा ग्रुप होगा, यानी हम ये लिखेंगे कि सेंटर ऑफ G इज इक्वल टू G। और हमने ग्रुप का ऑर्डर अगर P हो तो फिर भी वो अबिलियन होता है। इफ ऑर्डर ऑफ G इज इक्वल टू P देन G इज साइक्लिक। हम ये पढ़ चुके हैं कि एवरी ग्रुप ऑफ ऑर्डर P इज साइक्लिक वेयर P इज प्राइम। अगर साइक्लिक है तो वो अबिलियन भी है, जिसका मतलब हम यहाँ से भी ये कह सकते हैं कि उसके सेंटर में वो पूरा ग्रुप होगा। तो हमने ऑर्डर p पावर 1, p पावर 2 और p पावर 3 के लिए तो डिस्कस किया। अगर हमारे पास आर्बिट्रेरी कोई p की पावर हो, इफ़ ऑर्डर ऑफ G इज इक्वल टू p पावर n, देन तो एक बात तो यहाँ से श्योर है कि उसके सेंटर में एक से ज़्यादा एलिमेंट्स होंगे। यानी हम ये कहेंगे कि इफ़ ऑर्डर ऑफ G इज इक्वल टू p पावर n, देन कार्डिनैलिटी ऑफ सेंटर इज़ मोर देन 1, यानी उसमें सिर्फ एक आइडेंटिटी ही नहीं बल्कि उसके अलावा कुछ और एलिमेंट्स भी लाजमी मौजूद होंगे। ओके, तो अब हम कुछ एग्जांपल्स करते हैं जिसमें हम सेंट्रलाइजर, नॉर्मलाइजर और सेंटर फाइंड करेंगे। ओके, तो सबसे पहले एग्जांपल में हम ये चुनते हैं कि हम ग्रुप ले लेते हैं G इक्वल Q8 क्वार्टरनियन ग्रुप, और उसका एक सब ग्रुप ले लेते हैं H।
जिसमें सिर्फ यही दो एलिमेंट्स हैं 1 एंड -1। अब अगर हमें इसका सेंट्रलाइज़र फाइंड करना हो तो ये क्या होगा, सेंट्रलाइज़र ऑफ H इन G। सेंट्रलाइज़र में तो उसके वो एलिमेंट्स होंगे जो H के तमाम एलिमेंट्स के साथ कम्यूट करते हैं। अब Q8 के जो एलिमेंट्स हैं वो हैं 1 -1 I -I J -J K एंड -K। तो ये टोटल 8 एलिमेंट्स हैं Q8 में। H के एलिमेंट्स सिर्फ ये दो हैं 1 और -1। हमें इन 8 में से वो वाले एलिमेंट्स चाहिए जो इस H के तमाम एलिमेंट्स के साथ कम्यूट करते हैं। देखिए यहाँ से पहले अगर हम 1 चुनें तो 1 इन दोनों के साथ कम्यूट करता है चूँकि आइडेंटिटी है। फिर -1 की बात करें तो -1 भी इन दोनों के साथ कम्यूट करता है। आयोटा को अगर देखें तो आयोटा इंटू 1 इज़ आयोटा, आयोटा इंटू -1 इज़ माइनस आयोटा, और अगर दोनों साइडों से कोई इफेक्ट नहीं करता। इसी तरह से बाकी एलिमेंट्स को भी देखा जा सकता है कि कोई भी एलिमेंट ऐसा नहीं है जो H के एलिमेंट्स के साथ कम्यूट ना करता हो। तो इस वजह से हम ये कह सकते हैं कि इसके सेंट्रलाइज़र में Q8 के तमाम एलिमेंट्स मौजूद होंगे। ओके, अब हम बात करते हैं नॉर्मलाइज़र की। सो नॉर्मलाइज़र ऑफ H इन G, हम ये तो जानते ही हैं कि सेंट्रलाइज़र में एलिमेंट्स की तादाद नॉर्मलाइज़र से कुछ कम हो सकती है या बराबर हो सकती है। यानी हम ये जानते हैं कि सेंट्रलाइज़र ऑफ H इन G इज़ अ सब ग्रुप ऑफ नॉर्मलाइज़र ऑफ H इन G। यानी यहाँ से हमें ये पता चला कि Q8 इज़ अ सबसेट ऑफ, इज़ अ सब ग्रुप ऑफ नॉर्मलाइज़र ऑफ H इन G। तो यहाँ से हम ये भी देख सकते हैं कि Q8 तो सिर्फ सब ग्रुप हो सकता है, इसके अलावा तो और किसी का नहीं है। तो हमने ये देखा कि नॉर्मलाइज़र ऑफ H इन G इज़ इक्वल टू Q8। तो हमें यहाँ से ये पता चला कि ये एक ऐसा सब ग्रुप है जिसका सेंट्रलाइज़र भी Q8 है और जिसका नॉर्मलाइज़र भी Q8 है। हमने यहाँ प्रॉपर्टी यूज़ किया ये वाली, आप अगर इसे डायरेक्ट सॉल्व करना चाहें तो भी कर सकते हैं। यानी बारी बारी ग्रुप G के तमाम एलिमेंट्स को चेक करें कि H के साथ लेफ़्ट कोसेट और राइट कोसेट जो बन रहे हैं किन के लिए सेम हैं। जिनके लिए सेम होंगे वो नॉर्मलाइज़र में मौजूद होंगे और वो Q8 के तमाम एलिमेंट्स होंगे। ओके, तो एक और एग्जांपल देखते हैं। इसमें हम ग्रुप तो यही रहने देते हैं, G इज़ इक्वल टू Q8 ही ले लेते हैं, जबकि उसका सब ग्रुप चेंज कर देते हैं H2। अब हम एक सब ग्रुप लेते हैं जिसमें एलिमेंट्स हैं 1 -1 आयोटा एंड माइनस आयोटा। अब हम इसके लिए सेंट्रलाइज़र और नॉर्मलाइज़र अगेन फाइंड करते हैं। सो सेंट्रलाइज़र ऑफ H इन G, H2 इन G। अब हमें यहाँ वो वाले एलिमेंट्स चाहिए जो H2 के एलिमेंट्स के साथ कम्यूट करते हो। तो पहले तो आइडेंटिटी 1 तो लाजमी है, -1 भी कम्यूट करेगा और आयोटा भी इसमें मौजूद होगा चूँकि आयोटा इसके तमाम एलिमेंट्स के साथ कम्यूट करता है। माइनस आयोटा भी कम्यूट करेगा, जबकि J नहीं करता चूँकि J हम ये देखें कि Ji इज़ नॉट इक्वल टू Ij। इसी तरह -J भी नहीं है, Ki इज़ नॉट इक्वल टू Ik, सो दैट्स वाई K भी इसमें मौजूद नहीं होगा और -K भी नहीं होगा। तो हम ये कह सकते हैं कि इसके सेंट्रलाइज़र में सिर्फ यही एलिमेंट्स मौजूद हैं, यानी ये H2 के इक्वल ही है। अब अगर हम बात करें नॉर्मलाइज़र की, नॉर्मलाइज़र ऑफ H इन G, तो नॉर्मलाइज़र में ये जो प्रॉपर्टी हमने ऊपर पढ़ी है कि उसमें सेंट्रलाइज़र के तो सारे एलिमेंट्स मौजूद होंगे, यानी ऑलरेडी उसमें 1 -1 I तो लाजमी होंगे। इसके अलावा क्या कुछ और एलिमेंट्स भी मौजूद हैं या नहीं हैं, अब हमें सिर्फ इतना देखना है। तो देखते हैं कि क्या J के साथ H का लेफ़्ट कोसेट और राइट कोसेट सेम बनते हैं या नहीं बनते। इसके लिए हम यहाँ थोड़ी सी कैलकुलेशन करेंगे। जे एच मीन H के तमाम एलिमेंट्स के साथ J मल्टीप्लाई होगा J -J एंड J इंटू -I। अब इसमें जो एलिमेंट्स हैं वो हैं, एक तो है J, एक है -J, J जो कि K होता है तो ये -K होगा। और इसी तरह अगर हम J और -I की बात करें तो Ji जो कि -K है, सो ये K के इक्वल होगा। ओके, और अगर हम Hj को डिस्कस करें तो Hj में एलिमेंट्स होंगे J -J Ij एंड -Ij। तो ये होंगे J -J
आई जे जो कि के इक्वल है और फिर ये माइनस के इक्वल है। तो अगर देखा जाए तो ये दोनों सेट तो सेम है। हाँ, एलिमेंट वाइज जे कम्यूट नहीं करता, लेकिन इससे बनने वाला लेफ्ट कोसेट और राइट कोसेट एच के दोनों सेम है। तो इस वजह से हम ये कह सकते हैं कि इसमें जे मौजूद होगा। सिमिलरली चेक किया जा सकता है कि माइनस जे भी होगा और के भी लाजमी होगा। वो हमें यहाँ से कैसे पता चलता है, ज़रा एक मिनट आप सोचिए। ज़रूरी है कि नॉर्मलाइज़र जो है वो सब ग्रुप होता है। अगर वो सब ग्रुप है तो लेग्रांज थ्योरम हमें ये बताता है कि उसमें एलिमेंट्स की तादाद जितनी भी हो वो ग्रुप के एलिमेंट्स की तादाद को डिवाइड करे। इसमें 4 एलिमेंट्स तो पहले थे, अगर 5 हुए तो ऑब्वियसली फिर इसमें 8 होने चाहिए, क्योंकि Q8 के डिवाइज़र 1, 2, 4 और 4 के बाद 8 है। तो 4 से कुछ ज़्यादा हो रहे हैं, इसका मतलब ये है कि 8 एलिमेंट्स इसमें लाजमी होने चाहिए। तो हम यहाँ से बगैर कैलकुलेट किए भी बता सकते हैं कि इसमें के और माइनस के भी लाजमी होंगे। दैट इज़ इक्वल टू होल ग्रुप जी। हम ये भी देख सकते हैं कि ये जो H2 है ये एक नॉर्मल सब ग्रुप है Q8 का, और Q8 के तो सारे सब ग्रुप ही नॉर्मल हैं। इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम Q8 का कोई भी सब ग्रुप लें, उसका नॉर्मलाइज़र फाइंड करें तो वो पूरा ग्रुप G होगा। If H is a subgroup of Q8, then normalizer of H in Q8 is equal to Q8। ये एक बड़ा इंटरेस्टिंग रिजल्ट हो सकता है कि Q8 का जब भी कोई सब ग्रुप लें और उसका नॉर्मलाइज़र फाइंड करना हो तो वो Q8 के इक्वल होगा। क्यों? क्योंकि हम ये जानते हैं कि Q8 के तमाम सब ग्रुप नॉर्मल सब ग्रुप होते हैं उसमें, और किसी भी नॉर्मल सब ग्रुप का नॉर्मलाइज़र पूरा ग्रुप होता है। ओके, इसके बाद अगर थर्ड एग्जांपल में हम ग्रुप अगर कंसिडर कर लें कि वो है D4, डाइहेड्रल ग्रुप ऑफ डिग्री 4 एंड ऑर्डर 8, जिसके एलिमेंट्स होते हैं 1 ए स्क्वायर, ए क्यूब, बी, ए बी, ए स्क्वायर बी एंड ए क्यूब बी। और हम इसका एक सब ग्रुप चुनते हैं H, जिसमें एलिमेंट्स हैं 1 ए स्क्वायर एंड ए क्यूब। हम इंटरेस्टेड हैं कि इसका सेंट्रलाइज़र और नॉर्मलाइज़र फाइंड किया जाए। तो सेंट्रलाइज़र ऑफ H इन G, सेंट्रलाइज़र में तो ग्रुप के वो एलिमेंट्स होंगे जो H के तमाम एलिमेंट्स के साथ कम्यूट करते हैं। तो हम 1 बाय 1 चेक कर सकते हैं। 1 जो है वो इसके तमाम एलिमेंट्स के साथ कम्यूट करता है, ए भी कम्यूट करता है तो ए स्क्वायर भी कम्यूट करेगा और ए क्यूब भी कम्यूट करेगा। अब बात करते हैं बी की। क्या बी इसके तमाम एलिमेंट्स के साथ कम्यूट करता है? तो नहीं करता। बी का अगर हम सिर्फ इस ए के साथ प्रोडक्ट लें तो बी ए इज़ नॉट इक्वल टू ए बी, सो इसलिए इसमें बी नहीं होगा, ए बी भी नहीं होगा। ए स्क्वायर बी को भी चेक किया जा सकता है और ए क्यूब बी को भी चेक किया जा सकता है कि बाकियों में से कोई भी एलिमेंट एच के तमाम एलिमेंट्स के साथ कम्यूट नहीं करता। इस वजह से हम ये कह सकते हैं कि इसका जो सेंट्रलाइज़र है वो ये खुद है। अब अगर हम बात करें नॉर्मलाइज़र की, नॉर्मलाइज़र ऑफ H इन G, तो ये तो हम जानते ही हैं कि नॉर्मलाइज़र में सेंटर के तमाम एलिमेंट्स होते हैं। सो 1 ए स्क्वायर एंड ए क्यूब। अगर हम यहाँ से कोई एक और एलिमेंट भी इसमें प्रूफ कर दें कि वो इसमें मौजूद होता है तो ऑब्वियसली नॉर्मलाइज़र में पूरा ग्रुप शामिल होगा D4। रीज़न वही है जो हम Q8 में बात कर चुके हैं कि अगर इसमें 5 एलिमेंट आ जाते हैं तो फिर 5 नहीं बल्कि 8 होने चाहिए, तो तमाम एलिमेंट्स इसमें मौजूद होंगे। तो अगर हम सिर्फ किसी एक एलिमेंट के लिए नॉर्मलाइज इसका लेफ़्ट कोसेट और राइट कोसेट फाइंड करें, बी एच और एच बी, देखते हैं क्या ये दोनों सेट सेम है। एज अ सेट सेम है। बी एच मीन बी एच के तमाम एलिमेंट्स के साथ मल्टीप्लाई होगा बी ए बी, सॉरी पहला एलिमेंट है बी ओनली क्योंकि आइडेंटिटी के साथ है। नेक्स्ट बी ए, फिर बी ए स्क्वायर और फिर बी ए क्यूब। अब इनसे ए की तरह का तो कोई एलिमेंट बनने वाला नहीं, तो इसलिए इसमें जो एलिमेंट्स हैं वो एक तो है बी ए जो कि ए क्यूब बी के इक्वल है, बी ए स्क्वायर जो कि ए स्क्वायर बी के इक्वल है और बी ए क्यूब जो कि ए बी के इक्वल है। इसी तरह एच बी यानी बी के तमाम एलिमेंट्स के साथ एच के तमाम एलिमेंट्स बी के साथ मल्टीप्लाई होंगे। सो 1 इंटू बी, ए स्क्वायर बी
और आखिरी एलिमेंट होगा ए क्यूब बी। तो हम ये देख सकते हैं कि बी एच और एच बी दोनों एज अ सेट इक्वल हैं, तो इसके नॉर्मलाइज़र में बी भी मौजूद होगा। और अगर बी है तो ये एलिमेंट 5 हो गए हैं, तो इसलिए ज़रूरी है कि 8 हों। इसलिए हम यहाँ लिख सकते हैं कि इसमें ए बी भी है, ए स्क्वायर बी भी है और ए क्यूब बी भी है, यानी कि मुकम्मल ग्रुप के इक्वल है। वैसे भी ये जो एच है ये नॉर्मल सब ग्रुप है, सिंस इसकी एक रीज़न ये भी हो सकती है कि सिंस एच इज़ अ नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ जी, सो नॉर्मलाइजर ऑफ एच इन जी इज इक्वल टू होल ग्रुप जी।